हेलो एंड वेलकम टू एयर प्रवास अकेडमी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 1 जो कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2026 अभी शेड्यूल्ड है 22 फरवरी को। तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहेगा। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जीके और जीएस का जो पोर्शन है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सेम होता है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली जूनियर असिस्टेंट के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को ज़रूर यहाँ पे अटेंड करें। आप अपने मार्क्स जो हैं ज़रूर मुझे कमेंट में बता दें कि 20 में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो आप मुझे ज़रूर बता देंगे। कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं 20 में से। तो ये हम इस तरह से आज मॉक के मोड में जाएँगे और ये पहला मॉक टेस्ट रहेगा। अगर हो सके तो आज ही दूसरा मॉक जो है जिसमें हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे, वो भी आपके यहाँ पे चैनल पे आ जाएगा। और जो है आज से कंटिन्यू ये 4-5 दिन हम मॉक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को हो। चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं और आपसे बातें करूँ, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है द राइव गॉच एंड राइव ट्रॉट आर टर्म्स ऑफन एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ व्हिच रिवर। आपको कहा गया है कि यहाँ पे जो ये दो रिवर्स एक्चुअली ये रिवर्स नहीं है, एक रिवर के साइड दो दो साइड से एक रिवर के, एक को बोलते हैं रिवर गॉच, एक को बोलते हैं रिवर ड्रॉट, राइव गॉच, राइव ड्रॉट। तो आपको बताना है ये किस से एसोसिएटेड है। ऑप्शंस में आपके दनुबे, सीन, थेम्स, राइन। तो जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपका ये पोर्शन आता है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज रिवर सेन, SEINE, रिवर सेन। दिस इज द रिवर विच इज बेस्ड इन पेरिस। ठीक है, तो ये फ्रांस पेरिस में बेस्ड एक रिवर है। और ये जो रिवर है इसका जो लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट बैंक को बोलते हैं रायू गॉच। लेफ्ट बैंक जो इसका है उसको कहा जाता है रायू गॉच। रायू गॉच, लेफ्ट बैंक को क्या कहा जाता है? रायू गॉच। तो ये आप ध्यान देंगे। और जो राइट बैंक है उसको बोलते हैं राइट ड्रॉट, राइट बैंक। ये राइट बैंक वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं राइट ड्रॉट। तो ये क्या है एक्चुअली? ये एक रिवर है, रिवर सेन, जो कि पेरिस में है। और इसके जो दो साइड्स हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, यही चीज़ें इनको इन नामों से जाना जाता है। और अगर हम राइट बैंक की बात करेंगे तो राइट बैंक जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है राइट बैंक इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो लेफ्ट बैंक है वो आर्टिस्ट से रिलेट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। लेफ्ट बैंक जो है आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल से रिलेट किया जाता है, आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे इतना काफ़ी आपको याद रखना है, बस ये है कि सेन रिवर जो है दिस इज़ इन पेरिस, फ्रांस। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 is here. Which among the following was the first session of the Indian National Congress to be presided over by an Irishman? कौन सा पहला ऐसा सेशन था जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके प्रेसिडेंट कौन थे? एक आयरिश मैन थे। So this is very important. If we talk about the INC, it is very important topic. हर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और आईएनसी की अगर मैं बात करूं तो ये कब फॉर्म हुई थी? 1885 में। ये आपको याद रखना है, 1885 दिसंबर 28। अगर पूरा डेट पूछे तो दिसंबर 28 1885। तो आई होप आपने अभी तक इसका आंसर किया होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 1894 जो मद्रास सेशन था, 1894 का मद्रास सेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो प्रेसिडेंट रहे थे उनका नाम था एल्फ्रेड वेब। क्या था नाम उनका? एल्फ्रेड वेब। ये एक आयरिश मैन थे, यानी कि आयरलैंड से बिलोंग करते थे, एल्फ्रेड वेब। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है। और इसके साथ-साथ आपको और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ये जो 1894 का सेशन हुआ था मद्रास में, इसमें ही सबसे पहले आयरिशमैन जो थे उनका नाम था अल्फ्रेड वेब, जो कि प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। एक और बात पूछी जाती है कि जैसे यहाँ पे 1888 इलाहाबाद सेशन है, ये जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे ना 1888 में, उनका नाम था जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूल। ये इंग्लिशमैन थे, ये पहले इंग्लिशमैन थे, ये भी पूछा जाता है। जॉर्ज यूल जो है ना, ये पहले इंग्लिशमैन थे। इसमें अगर आपको फर्स्ट इंग्लिशमैन पूछे तो ये आंसर रहेगा, जॉर्ज यूल। ये पहले इंग्लिशमैन थे। 1904 बॉम्बे सेशन तो छोड़ ही दो। 1910 की अगर हम बात करेंगे, इलाहाबाद सेशन थे, ये प्रिजाइड किया था विलियम वेडरबर्न ने। ठीक है, विलियम वेडरबर्न। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पहले दो मैंने आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहा था आईएनसी का? तो वो थे तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी याद रखेंगे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो बने थे आईएनसी के, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में ये बनते हैं। ठीक है, 1887 का जो सेशन था उसमें ये बनते हैं बदरुद्दीन तायब जी। और 1888 में जॉर्ज यूले बनते हैं, जो कि एक इंग्लिशमैन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं। पहले फॉरेनर अगर पूछा तो जॉर्ज यूले ही होगा। और यहाँ पे पूछा गया था हमें आयरिशमैन, तो आयरिशमैन पहले कौन थे? आपके जो मैंने आपको बताया, एल्फ्रेड वेब। ठीक है, तो आईएनसी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं।
डू फोकस ऑन दिस चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एज पर द सेंसस 2011 व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ रेट? सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अभी तक इसका जो है आंसर आप लगा रहे होंगे। 2011 का सेंसस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं लिटरेसी रेट पे। सबसे ज्यादा हॉट जो इसमें से पूछा जाता है ना, हॉट टॉपिक इसके, वो है लिटरेसी रेट आपका, और उसके साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें पूछा गया है कि कौन से स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ, परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ किस स्टेट में सबसे ज्यादा रही। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा? अगर हम 2011 की सेंसस की बात करेंगे तो मेघालय जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रही है, वो रही है अराउंड 27.9%। कितनी? 27.9% के आसपास। तो ऑलमोस्ट 28% इसकी डिकेडल ग्रोथ रेट रही है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर यूटी इसकी पूछे ना तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये स्टेट्स के बारे में पूछ रहा है, तो स्टेट पूछे तो मेघालय, अगर यूटीज की बात पूछे तो फिर दादरा एंड नगर हवेली जो है सबसे ज्यादा रही है यहाँ पे, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 55% रही है, ठीक है, 55.8%। तो ये बहुत ही बड़ा एक नंबर है, 55.8%। ये यूटीज में इसकी सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट रही है। और अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो वहां पे मेघालय जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि किस स्टेट की जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट अगर पूछे तो लोवेस्ट या नेगेटिव, तो वो है हमारा नागालैंड। नागालैंड की नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, नागालैंड को इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक। इसके बाद पूछा जाता है आपको लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट तो केरला की हुई, और सबसे लोएस्ट अगर हम देखेंगे तो बिहार की, ठीक है, स्टेट्स में से। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन टर्म्स ऑफ अगर यूटी पूछे ना तो वहां पे आपका लक्षद्वीप आएगा, ठीक है, लक्षद्वीप। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब आप बोल रहे होंगे इसमें क्वेश्चन नंबर्स ऐसे क्यों दिए गए? एक्चुअली ये है ना, ये मॉक टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए थे और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो वहाँ पे पहला सेक्शन इंग्लिश का, दूसरा फिर ये, तीसरा आएगा आपका रीजनिंग, और वो तो पूरा इस तरह से था, लास्ट सेक्शन कंप्यूटर का। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर्स ऐसे मैंने ऐसे ही रखे हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटल भूजल योजना इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन रिसोर्सेज? ये एक योजना है, स्कीम है, अटल भूजल योजना। आपको बताना है कि किस पे इसका प्राइमरी फोकस है, रिवर इंटरलिंकिंग पे, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे, ग्लेशियल मेल्टिंग मॉनिटरिंग, या इनलैंड वाटरवेज। तो इसका जो आंसर है आप फटाफट से कीजिए। जो स्कीम्स है ना, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्कीम से, तो स्कीम्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, दैट इज ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये अटल भूजल योजना जो है ना, ये लॉन्च की गई थी 2020 में। अगर इसका लॉन्च डेट पूछे तो 2020, यानी कि 2020 में इसको लॉन्च किया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, CSS जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूविंग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपका 5वां क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट श्रीनगर लेह हाईवे? ओके, आपको बताना है कौन सा पास ऐसा है जो श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है, या श्रीनगर लेह पे पड़ता है, कनेक्ट करता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि जेके एसएसबी ने काफी बार पूछा हुआ है, और मैंने ये जो 1000 MCQ सीरीज में करा रहा था उसमें मैंने ये ऑलरेडी कराया है ये क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता ये आपको ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, व्हाट वुड बी दैट, दैट इज जोजिला पास, है ना, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज जोजिला पास, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, जोजिला पास इसका आंसर रहेगा, जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को किसके साथ, लद्दाख के साथ। लेकिन क्योंकि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब आया, तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि जे.एंड.के की जो स्टेट थी उसको दो यूटीज में बाइफरकेट किया गया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख। अब यूटी ऑफ लद्दाख जो है उसमें सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है लेह का और एक है कारगिल का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे सेक्शन 4 जो है डिफाइन करता है यूटी ऑफ जे.एंड.के को, और सेक्शन 3 जो है वो लद्दाख की यूटी को डिफाइन करता है। दीज आर द सेक्शंस फ्रॉम द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। ये जो है इसमें लेजिस्लेचर है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एब्सेंट है, यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर से राज्यसभा में 4 सीट्स हैं और लोकसभा में 5 सीट्स हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राज्यसभा में कोई सीट नहीं और लोकसभा से 1 सीट आती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से मैं आपको याद करा रहा था। इसके साथ साथ जो हमने अभी देखा, बानिहल पास कहाँ पे पड़ता है आपका,
ये आपका जोड़ता है श्रीनगर को जम्मू के साथ, ठीक है? जिसमें हमारी जो टनल पड़ती हैं जवाहर टनल, ठीक है? वो कनेक्ट करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ-साथ अगर मैं रोहतांग पास की बात करूँ, तो ये कुल्लू वैली जो है उसको जोड़ता है लाहौल स्पीति के साथ। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली जो है उसको लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है, ठीक है? लाहौल स्पीति। और इसके बाद नथुला की अगर मैं बात करूँ तो नासी, अब मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम जब मैंने आपको 1000 एमसीक्यू सीरीज़ में ये क्वेश्चन कराया कि नथुला को याद कैसे रखना है? ये सिक्किम में पड़ता है, कहाँ पे? सिक्किम में। ये तिब्बत के साथ जोड़ता है, चाइना के साथ। तो नाथुला को ना से याद करना है और सी, नासी या नसई, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम जो नथुला है वो सिक्किम में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 अंडर द जे.एंड.के रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द पीपल ऑफ पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? तो कितनी सीट्स टोटल यहाँ पे? अगर मैं टोटल की बात करूँ ना तो यहाँ पे याद रखना जे.एंड.के रिओर्गनाइजेशन एक्ट जब आया तो यहाँ पे टोटल सीट्स अभी जो है 114 है। कितनी है? 114। इसमें से 24 सीट्स जो है रिजर्व की गई हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो बची कितनी है? 90, 90 सीट्स है हमारे यहाँ, ठीक है? तो 90 सीट्स को अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो 47 सीट्स आपकी कश्मीर प्रोविंस में आती हैं और 43 सीट्स जो है वो जम्मू साइड में, जम्मू प्रोविंस में जुड़ती हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। कश्मीर प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद है। इसके साथ-साथ ये भी पूछा जाता है कि तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 24, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ-साथ जे.एंड.के रिओर्गनाइजेशन एक्ट से ये भी पूछा जाता है, मैं आपको क्या बोल रहा था? ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा एलजी है, वो कितने पर्सन्स को नॉमिनेट कर सकता है टोटल जे.एंड.के की असेंबली में? तो उसका आंसर आएगा आपका 5, ठीक है? 5 रहेगा। एक तो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को, एक पीओके से आए हुए रिलोकेटेड जो होंगे वो, और 2 वुमेन्स को अगर उनकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है? तो कश्मीरी माइग्रेंट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोग जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं उनमें से, और 2 वुमेन्स को, ठीक है? टोटल 5 मेंबर्स को एलजी यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछना। मार्टन सन टेम्पल, जी हाँ, वाज बिल्ट बाय व्हिच रूलर ऑफ द करकोता डायनास्टी? मार्टन सन टेम्पल जो है करकोता डायनास्टी के किस रूलर ने बनवाया था, ठीक? तो ये तो एक फेवरेट सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। करकोता डायनास्टी के जो फाउंडर थे वो थे दुर्लभ वर्तना, ठीक है? दुर्लभ वर्तन, ठीक है? ये इनके फाउंडर थे, करकोता डायनास्टी के ये फाउंडर थे। इन्होंने लेकिन ये नहीं बनाया, ये बनाया ललित आदित्य मुक्तपीला ने, ठीक है? ये मार्टिन सन टेम्पल कहाँ पे पड़ता है? आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये बनवाया था ललित आदित्य मुक्तपीला ने। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8th सेंचुरी में बनाया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। क्वीन दिद्दा की अगर मैं बात करूँ तो ये 10th सेंचुरी में रूल कर रही थी कश्मीर में, इसको भी याद रखेंगे। और इसने अपने बाद किसको रूलर बनाया था यहाँ पे? संग्राम राजा को, ठीक है? जो कि लोहारा डायनास्टी से बिलॉन्ग करता था। इसका वो नेफ्यू था, ठीक है? भतीजा। तो इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अगर हम अवंती वर्मन की बात करेंगे तो ये उत्पाल डायनास्टी से बिलॉन्ग करते हैं, उत्पाला डायनास्टी, ठीक है? उत्पाला डायनास्टी। तो जे.एंड.के जीके जो है ना, इसके लिए मैंने एक बुक बनाई थी, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 160 पेज है ऑलमोस्ट, और हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस और उसका डिटेल्ड आंसर है, जो कि मैंने कुछ कॉपीज़ उसकी भेज भी दी, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में। वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी ₹69 में। अगर आप चाहते हैं कि जे.एंड.के को अच्छे से रिवाइज़ करें तो आप वो बुक मँगा सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे के थ्रू भी। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन व्हिच मंथ इज़ द फेमस ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? ट्यूलिप फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, तो ट्यूलिप फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि अभी आने वाला है ये फेस्टिवल, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए तो इसका भी खास ख्याल रखेंगे। ट्यूलिप फेस्टिवल होता है लेट मार्च और बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में, ठीक है? ट्यूलिप फेस्टिवल कब होता है? लेट मार्च और बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में, ठीक है? ट्यूलिप फेस्टिवल में बहुत सारे फ्लावर्स वहाँ पे अ अ, बहुत सारे फ्लावर्स को डिस्प्ले किया जाता है ट्यूलिप गार्डन में, और इसको हम सिराज बाग के नाम से जानते हैं लोकली। लोकली ट्यूलिप गार्डन को क्या बोलते हैं? सिराज बाग के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ-साथ ये पूछा गया है कि इसको कब इनॉग्रेट किया गया था? तो 2007 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। तब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, वो भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद और इसमें पूछा जाता है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स लगाए जाते हैं वो एक्चुअली कहाँ से लाए जाते हैं? तो वो नीदरलैंड से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इम्पोर्ट किए जाते हैं, सॉरी, नीदरलैंड से वो इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द बगलियार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? बगलियार डैम जो है कौन से रिवर पे किया जा रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है? तो बगलियार डैम की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए, बी फॉर बगलियार, और ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है चिनाब पे। किस पे? चिनाब पे। चिनाब यहाँ पे इसका आंसर चिनाब रहेगा, ठीक? चिनाब रिवर पे ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये आपका आता है बगलियार रामबन में, ठीक है?
अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो ये आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ये वाला जो है ना, ये आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट में आएगा। डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ-साथ आप याद रखेंगे जो झेलम है ना, इस पे जो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए, एक तो उरी पावर प्रोजेक्ट 1 और 2, ठीक है? झेलम पे ये 2 इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ-साथ ये भी याद रखना कि किशनगंगा जो है ना, झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है और किशनगंगा पे जो है एक पावर प्रोजेक्ट किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट के नाम से ही है वो, और वो है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो बनाया गया है, वो भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और कौन-सा है, और आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो ये, एक तो सवालकोट, ठीक है? सवालकोट। सवालकोट जो है ये सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का रहेगा, जो कि 1850 मेगावाट की कैपेसिटी का है, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है। इसको अभी ये कंस्ट्रक्ट करना बाकी है। तो अभी ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर सवालकोट, ठीक? ये भी चुनाव पे ही बन रहा है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग soil is predominantly found in the valley of Kashmir and is known for saffron cultivation? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप शायद ये कह रहे होंगे कि वापस से, मतलब ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जेकेएसएसबी के एग्जाम में मैंने इसको देखा है। मैंने पिछले पेपर जो चेक कर रहा हूँ, और रोज मैं पेपर देखता हूँ, तो उनमें बहुत जगह पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो करीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वुडर भी बोलते हैं, सॉरी इसको वुडर भी कहा जाता है, ठीक है? कि नहीं वुडर, ठीक? तो ये करीवा जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सैफरन के लिए, इसके साथ-साथ एलमंड्स के लिए और वॉलनट्स के लिए, ठीक है? एलमंड्स एंड वॉलनट्स। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके साथ-साथ एलुवियल सॉइल भी यहाँ पे अच्छी खासी मिलती है। झेलम के जो बैंक्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट आस-पास एलुवियल सॉइल ही ज़्यादा मिलती हैं आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्लैक सॉइल जो इम्पोर्टेंट है, ये कॉटन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपके जो हमारे सेंट्रल स्टेट्स हैं, जिसमें स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र की बात मैं करूँ, कर्नाटका की बात करूँ, ये इन एरियाज़ में, गुजरात की बात करूँ तो इन एरियाज़ में ये ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन भी अच्छी खासी होती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपने अभी तक 10 क्वेश्चन किए अटेम्प्ट, 10 में से आपने कितने किए हैं, ये आप ध्यान में रख रहे होंगे कि आपको कितने आ रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द G20 समिट 2023 होस्टेड बाय इंडिया कंक्लूडेड विद द एडॉप्शन ऑफ व्हिच डिक्लेरेशन? G20 समिट जो कि 2023 में इंडिया में थी, जो कि इंडिया में थी G20 समिट 2023 में, तो उसके बारे में आपसे ये पूछ रहा है कि वो किसके साथ खत्म हुई थी? दैट वाज़ कंक्लूडेड बाय अडॉप्टिंग व्हिच डिक्लेरेशन? दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, भारत डिक्लेरेशन, ग्लोबल साउथ डिक्लेरेशन। तो इसमें आएगा आपका आंसर बी, दैट इज़ न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हालाँकि थोड़ा-सा पुराना करंट अफेयर है, लेकिन चूँकि जेकेएसएसबी का ट्रेंड रहा है कि वो ज़्यादा रिसेंट करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये जो समिट थी ना, इसका फ़ोकस था, ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन समिट, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ ना, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, इसका फ़ोकस ये था कि ग्लोबल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए, और जो अफ्रीकन यूनियन है, उसका इंक्लूजन हुआ ना, आपको याद होगा ये, अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन जो हुआ G20 में, वो यहाँ पे ही हुआ, ठीक है? G20 में अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन भी यहाँ पे हुआ था। तो ये आप इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हू वाज़ द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स बनते हैं डोगरा डायनास्टी से, और ये क्वेश्चन भी आपको डोगरा डायनास्टी से ही मिला है। तो यहाँ पे जो है लास्ट रूलिंग प्रिंसली थे हरि सिंह, इन्होंने ही 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, 26 ऑफ अक्टूबर 1947 में इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडिया के साथ जो है साइन किया था, ठीक है? तो ये लास्ट महाराजा थे इस डोगरा डायनास्टी के, और इनके जो रूलर थे, सॉरी फाउंडर थे इस डायनास्टी के, वो थे गुलाब सिंह, ठीक है? फाउंडर कौन थे? गुलाब सिंह, ये आपको याद रखना है। और इसमें ये भी इनके रूलर रहे हैं, ये भी इनके रूलर रहे हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स किसने बनवाया था, ठीक है? रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि आपको जम्मू में मिलेगा, तो ये किसने बनवाया था? तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो गुलाब सिंह ने स्टार्ट की थी 1820 1848 के आसपास। तो उसके बाद गुलाब सिंह ने स्टार्ट की थी, लेकिन रणबीर सिंह ने इसको कंप्लीट किया था। रणबीर सिंह ने कंप्लीट किया था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, बार-बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 33 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मिशन परवाज़ 2.0 लॉन्च्ड इन लेट 2025 इज़ प्राइमरली एम्ड एट। मिशन परवाज़ जो अभी लॉन्च किया गया 2.0, इसका जो वर्ज़न है, लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इसका जो है आपको क्या बताना है, इसका एम क्या है, ठीक है? इसका एम क्या है मिशन परवाज़ का? प्रोवाइडिंग एयर ट्रैवल सब्सिडीज़, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्रूविंग एप्पल एक्सपोर्ट, नहीं ये भी नहीं है। रेस्टोरेशन ऑफ द शिवालिक, नहीं, इसका जो ऑप्शन है दैट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। मिशन परवाज़ का यही एक ऑप्शन है कि स्किल डेवलपमेंट और कोचिंग फॉर जे एंड के यूथ जो है इन सेक्टर्स में, ये इनका एम है कि इसको बढ़ाया जाए,
ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पे भी थोड़ा-सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाज़ साइन्ड बिटवीन द ब्रिटिश एंड होम, ठीक? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुई थी 16 मार्च, उसका डेट बार-बार पूछा जाता है, तो याद रखना 16 मार्च 1846, ठीक है? ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ये ट्रीटी भी इम्पोर्टेंट है, इसके साइनी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, एक तो ये महाराजा गुलाब सिंह ने साइन की थी, रणजीत सिंह तो इससे पहले ही इनका देहांत हो चुका था, तो ये तो नहीं है। शेख अब्दुल्ला की बात तो है नहीं, वो तो तब थे भी नहीं। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ महाराजा गुलाब सिंह, याद रखेंगे। इसमें क्या कहा गया था, महाराजा गुलाब सिंह को जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो रूलर बनाया गया था और वापस जो रिटर्न में क्या करना था 75 लाख रुपीज़, नानक शाही रुपीज़ जो हैं वो पे करने थे किनकी तरफ, एम्पायर ये जो ब्रिटिश है इनको देने थे, ठीक है? एक्चुअली ये ब्रिटिश जो है ना उस टाइम डील करने आए थे किसके साथ? जो यहाँ पे तब सिख एम्पायर चल रहा था, उनके साथ। क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे और फिर यहाँ पे गुलाब सिंह आते हैं और वो कहते हैं मैं पे करूँगा, लेकिन फिर उनको रूलर बनाया जाता है। तो इस तरह से 1846 से जो है यहाँ पे डोगरा डायनास्टी का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच इज़ सिटी इज़ नोन एज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स इन जे-एंड-के? कौन सी सिटी किस नाम से जानी जाती है? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और सिटी ऑफ टेम्पल्स कल मैंने पढ़ाया था आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, मैंने शायद आपको बोला भी था सिटी ऑफ टेम्पल जो है वो हम जम्मू सिटी को बोलते हैं। जम्मू सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। उधमपुर को हम बोलते हैं लैंड ऑफ देविका। और यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स पड़ते हैं उधमपुर में। कठुआ तो इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। इसके साथ-साथ यहाँ पे बसोली पेंटिंग्स इम्पोर्टेंट है। बसोली पेंटिंग्स याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बसोली पेंटिंग्स को जीआई टैग भी मिल चुका है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए है, ठीक? अब रही बात श्रीनगर की, तो श्रीनगर को हम आपको पता ही है, यहाँ पे डल लेक भी पड़ता है, इम्पोर्टेंट है। श्रीनगर सिटी में जो है इसको वेनाइस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, वेनाइस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। श्रीनगर सिटी में अभी मैंने आपको बोला सिराज बाग जो है वो भी है, जिसको हम ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें श्रीनगर के साथ जुड़ी हुई हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और हाँ, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था डिस्ट्रिक्ट वाली प्रोफाइल में, डिस्ट्रिक्ट मास्टरी चैलेंज में, वहाँ पे हमने देखा था सांबा। सांबा को किसके नाम से जाना जाता है? जैसे यहाँ पे जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से, सांबा को जाना जाता है सिटी ऑफ किसके नाम से? शीट्स। कुछ बोला था मैंने, शीट्स, एज़ पर सांबा, एज़ पर शीट्स, ठीक है? तो रिवाइज़ करते रहना है, तब जाके आपका जो जीके है अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद, ये इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट और देखो मैं आपको कुछ अमेंडमेंट्स बताऊँगा जिनको आपको बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी बार जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? इमरजेंसी प्रोविजंस तो आपको पता ही है, ये अब हमारे आते हैं आर्टिकल 352 से लेके 360 तक, ठीक है? इमरजेंसी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आते हैं 352 से लेके 360 तक। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके आर्टिकल कौन से आते हैं? आर्टिकल नंबर 13 से लेके, फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल नंबर 13 से लेके आपका 32 तक, एक्चुअली ये 35 तक आता है, ठीक है? तो आर्टिकल 13 से लेके 35 तक पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखेंगे। लैंग्वेज के लिए हमारा अलग से शेड्यूल बनता है, दैट इज़ शेड्यूल जो है 8th शेड्यूल में आपको लैंग्वेजेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है? जो कि विलेज लेवल की अगर हम बात करेंगे। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक? तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी याद रखना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ ये पूछा जाता है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसके ज़रिए क्या हुआ था? यहाँ पे याद रखेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए जो पहले 21 इयर्स ऑफ एज होती थी वोटिंग के लिए, इसको रिड्यूस करके 18 इयर्स ऑफ एज कर दिया गया, ठीक है? एक और चीज़ पूछी जाती है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से क्या हुआ था, जो है एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए थोड़ा-सा इसको याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, ठीक? तो ये सारे इम्पोर्टेंट कुछ अमेंडमेंट्स हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें भी ध्यान देंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और यही 42nd अमेंडमेंट एक्ट थी जिसकी वजह से आपके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ टर्म्स जो है ऐड की गई थी, जैसे सेक्युलर, ठीक है? सेक्युलर टर्म ऐड की गई थी। और कौन-सी? सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड ठीक है? इनको थोड़ा-सा रिवाइज़ करते रहना। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक और अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट, दैट्स 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको देख लेना, मुझे बता देना कमेंट्स में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी वजह से क्या हुआ था? एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है, देख लेना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? कौन सा ऐसा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में? ये आपको पता ही है, वल्लोर लेक है। और वल्लोर लेक इम्पोर्टेंट क्योंकि रामसर साइड भी है, ठीक है? डल लेक आपका पड़ता है श्रीनगर में। चिलिका लेक है लार्जेस्ट
ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, ये भी याद रखेंगे। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, ये चिलिका है और चिलिका पड़ता है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड जो है ये लॉन्गेस्ट लेक है, आप बोल सकते हैं इसको दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। ये आपका पड़ता है केरला में, कहाँ पे? केरला में, वेम्बनाड लेक, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कभी कभी पूछा जाता है पुलिकट लेक के बारे में, ठीक है, वो मैंने आपको वैसे 1000 एमसीक्यू सीरीज में भी कराया था। पुलिकट लेक जो है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लार्जेस्ट मैंने बताया यहाँ पे, तो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, ये आप याद रखेंगे। पुलिकट लेक जो है ये पड़ता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ये पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी पीपल वर्न ड्यूरिंग विंटर टू कीप वार्म? कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि कश्मीरी लोग पहनते हैं विंटर के टाइम पे गर्मी हासिल करने के लिए? तो अचकन तो होगा नहीं, अंगरखा तो ये भी नहीं है, फेरन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कुर्ते में रहेंगे तो ठंड के कारण अ, वो है ना फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन फेरन इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अंदर ही वो एक और चीज रखते हैं जिसको बोलते हैं कांगड़े, कांगड़ी, ठीक है, वो भी याद रखेंगे, जो कि अर्दन पॉट होता है जिसमें वो कोयला वगैरह डालते हैं। अगर हम बात करेंगे द काराकोरम रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन सिस्टम? काराकोरम रेंज जो है किस माउंटेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका अरावलीज तो बिल्कुल नहीं है। अगर ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बोले इंडिया का तो वो अरावलीज आता है, ठीक है, यहाँ पे ये फैक्ट भी याद रखेंगे, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया का जो है वो अरावलीज है। ये अभी न्यूज में भी काफी ज्यादा था, तो इस पे शायद क्वेश्चन बन जाए, इस पे ध्यान जरूर देना, ठीक है, अरावलीज। ट्रांस हिमालयाज का जो काराकोरम जो है ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है, इसको याद रखेंगे। वेस्टर्न घाट्स को हम लोकली क्या बोलते हैं? सह्याद्रीज, सह्याद्री इसको कहा जाता है, ठीक है, और विंध्यास तो है नहीं इसका आंसर, तो याद रखना है यहाँ पे ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम रेंज। अब एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है, वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स जो है डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस है, ये फैक्ट भी याद रखेंगे। और वेस्टर्न घाट्स की एवरेज एलिवेशन है ना, एवरेज एलिवेशन मतलब हाइट ऑल्टीट्यूड एलिवेशन जो है वो ग्रेटर है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक, ये भी याद रखेंगे। चलिए, और आपको पता ही है कि वेस्टर्न घाट्स आर फेसिंग अरेबियन सी, ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स के यहाँ पे क्या है पड़ता है बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो कोस्टल एरिया जो है ना, कोस्टल एरिया बे ऑफ बंगाल का ये ग्रेटर है, कोस्टल एरिया जो है बे ऑफ बंगाल का, कोस्टल एरियाज जो बे ऑफ बंगाल का है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी जो कोस्टल एरियाज है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन आर्मी इन जे&के फोकस्ड ऑन। ऑपरेशन सद्भावना जो है ना ये एक एक्टिव अभी चल रहा है, एक इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की तरफ से, इसको लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? काउंटर इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, सिविक एक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड है, बॉर्डर एलियंस है, या आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन, बॉर्डर सर्वेलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि ऑपरेशन सद्भावना जो है ना ये एक्चुअली इंडियन आर्मी की तरफ से लॉन्च किया गया है, ये सिविक एक्शन प्रोग्राम, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराएं जो कि लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए हो, सिविल्स के बेनिफिट के लिए हो। इसका ये एम है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स कराए जाए जो कि लोगों के हार्ट्स और माइंड्स को खोल दे, किसके लिए? विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ठीक है, यानी कि ऐसे सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स कराए जाए जिनसे जो हम कश्मीरियों के दिल और दिमाग दोनों जीत सकते हैं, ऐसा इसका एम लिखा गया है, तो इसको याद रखेंगे आप। यहाँ पे क्या किए जाते हैं इसके जरिए, स्कूल्स में जाके जो है बहुत सारे मेडिकल कैंप्स कराए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वगैरह हैं, तो ये सारा जो है सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑपरेशन सद्भावना, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मैंने कराए आपको आज के बिल्कुल 20 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मॉक टेस्ट 1 में आपको कितने मार्क्स आए या आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँगे। देखिए कम से कम हम अगले 7 दिनों में 7 मॉक टेस्ट करेंगे, तो 7 मॉक टेस्ट की लेवल भी उसी तरह से होगी। आज की लेवल अगर यहाँ पे थी, कल थोड़ी और ऊपर जाएगी, परसों फिर और ऊपर जाएगी, फिर और ऊपर जाएगी। तो इस लेवल को आपको क्रॉस करना है धीरे-धीरे करके, ठीक है? तो अगर आज आपने 18 प्लस किए हैं या 18 किए हैं तो अच्छा किया है, इवन 15 भी कहूँगा मैं अच्छा है, बट चूँकि ये बेसिक मॉक था, पहला था, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। बट डू लेट मी नो कि आपने कितना स्कोर किया है, एंड आल्सो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, डू सब्सक्राइब ऑन माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।